हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ते हैं कृतिका का रीढ़ की हड्डी चैप्टर, जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा हुआ एक एकांकी है, जिसके माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों की प्रति जो संकीर्णता है उसका को उजागर करते हुए दिखाया है कि समाज में जो है स्त्रियों को कम पढ़ा लिखा होना परंपरा में बना दिया है, जिससे कि वे आगे न बढ़ सके और वे पुरुष के अधिकार में रहकर ही काम कर सके। इस तरह का दिखाया है। तो चलिए पढ़ते हैं जल्दी से हम रीढ़ की हड्डी। बच्चों, इसकी हम समरी जल्दी से बोल देंगे क्योंकि ऑडियो लंबी हो जाती है, फिर ये सेंड नहीं हो पाती है। ओके, तो आप पढ़ते जाइएगा ज़रा जल्दी से। तो यह एक एकांकी है, तो इसमें कई चरित्र हैं। मुख्य चरित्र है जो एक मध्यम वर्गीय दिखाया गया है। राम स्वरूप जी हैं, उनकी बेटी है उमा, और उसको लड़के वाले देखने आते हैं गोपाल प्रसाद जी, जो कि एक वकील हैं। उनका पुत्र शंकर, जो कि एक डॉक्टर है, उसने MBBS किया हुआ है। तो दिखाया गया है कि सबसे पहले वो आने वाले हैं, तो बहुत जो पति पत्नी हैं दोनों ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जो राम स्वरूप जी हैं वो अपने नौकर के साथ उसको बुला के आवाज़ देते हैं, और जो बैठक यानी जो गेस्ट रूम होता है उसको तैयार कर रहे हैं कि बिछा देते हैं। सारा कुछ तैयारी में लगे हुए हैं। आगे सारी चीज़ें, गुलदस्ता और बिस्तर तक सब संभाल दिया है उन्होंने। और इसके बाद ही मुख्य रूप से ये दिखाया जाता है कि जो उनकी बेटी है वो ये ग्रेजुएट है, उसको उन्होंने बड़े जतन से पढ़ाया है, बड़ी इच्छाओं से आगे बढ़ने के लिए राम स्वरूप जी ने, जो कि आर्थिक विचारों से हैं और एक ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़े, स्त्रियों का समाज में शोषण ना हो सके। लेकिन विवाह में अड़चने आने के कारण वो अपनी बेटी के लिए कहते हैं कि पढ़े होने के बाद भी उनसे कह देते हैं कि वो कम पढ़ी लिखी है, केवल मैट्रिक किया हुआ है उसने, और जो है उनकी, जिससे कि वो शादी के लिए तैयार हो सकें। और लेकिन ये बात तो उसकी बेटी को पसंद नहीं थी, और ना ही वो और हर तरह से समझदार थी लड़की, तो वो उसे पसंद नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ झूठ बोल कर किया जाए। तो उससे तैयार होने के लिए उसकी माँ प्रेमा कहती है, मगर वो टीम टाम ये सब दिखावा आडंबर साज श्रृंगार नहीं करना चाहती है। तो वो अपना प्रेमा उनसे, अपने पति से कहती कि आपने इसको सिर चढ़ाया, आपने ही पढ़ाया, लो अब नहीं करती। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, जैसे ही हैं आते हैं तो उसे पत्नी से मना कर देते हैं कि अगर वो नहीं लगा रही है क्रीम पाउडर तो कोई बात नहीं है। इतने में ही जो है वो तैयार हो चुका है रूम, और वो आ जाते हैं गोपाल प्रसाद जी, जो लड़के वाले हैं, अपने बेटे के साथ, वही दोनों आ रहे हैं देखने के लिए। तो वो आके बैठक में बैठ जाते हैं। वो अपने नौकर को बुलाते हैं और उससे प्रेमा से कहते हैं कि बैठते हैं, और उनको बेटी को बुलाने के लिए कहते हैं। आते ही गोपाल प्रसाद जो हैं अपने बातों में सबसे पहले तो वही आपस की बातें करते हैं, जो शिष्टाचार होता है उसका निभाना होता है। अपने अपने समय की बातें करने लगते हैं।
कि अपने ज़माने की दोनों, कि ये अच्छा था, हमने कैसे पढ़ा और रुचि करके ये सब होता है। फिर गोपाल प्रसाद जी कह देते हैं कि चलिए अब अपने बिजनेस की बात करते हैं। तो उसी बात को उनकी बेटी जो घर के अंदर थी उसे भी पता चलता है, जो उसको बहुत बुरी अंदर से लगती है ये बात कि उन्होंने विवाह को बिजनेस या व्यापार किया। आश्चर्यचकित तो रामस्वरूप जी भी रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी बेटी का विवाह करना था। तो कहते हैं कि चलिए नाश्ता वास्ता करने के बाद की बेटी को बुलाइए। तो वो उन्होंने अपनी पत्नी से कह रखा था कि उमा को पान लेके भेज दीजिएगा। लड़की आती है और वो पान लेकर आती है, देती है, बैठ रहती है। उनको वो कुछ भी बोलती ही नहीं है, उसे पान केवल प्लेट से दिखा देती है। बाकी उसके बाद उन्होंने कमरे में, वो क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ी थी और दूसरा वो हर चीज़ में निपुण भी थी, गाने में बजाने में। तो उन्होंने सितार भी रख लिया था। मैंने कहा बेटी गाना आता है तो उसको वो मीरा का भजन गा के उनको सुनाती है। तो वहाँ से सुनाने के बाद देख लेते हैं कि भाई अच्छी है लड़की, तो पसंद है ही है, उनको मन में सोचते हैं। वो अंदर जाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता कि घर परिवार अच्छा है, लड़की भी देखने सुनने में अंदर है, अच्छी है। लेकिन वो चश्मा लगाती थी, इसलिए उनको जो गोपाल प्रसाद जी थे वो बेटी से उनके कहते हैं कि क्या बात है, चश्मा क्या अधिक पढ़ने के कारण लगा दिया? तो तुरंत ही रामस्वरूप जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ लड़की तो मेरी केवल मैट्रिक ही किए हुए है। फिर जो वो तो नाराज़ सी थी लड़की उनकी, उन्हें तो उसका मन ही नहीं था। इतना पढ़ाने के बाद भी उसको इस तरह के व्यवहार हो रहा था कि भाई लड़की बिना पढ़ी लिखी, ऐसे लोगों चाहिए तो उनकी कैसी मानसिकता होगी संकीर्ण। जो बेटा डॉक्टर है लेकिन उनको लड़की बिना पढ़ी लिखी चाहिए, तो किस लिए चाहिए कि वो जिससे घर जा उनके लिए बस केवल वो काम की बातें काम घर का कर सके और कुछ भी करने के लिए ना बोल पाए। इस कारण उनकी ये मेंटलिटी रही कि उनकी जो शादी करें तो लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इतने के बाद ही क्या होता है कि नखरे नहीं दिखाएगी और आराम से काम करती रहेगी। तो जो है ये सब बातें जो उसकी बेटी को अच्छी नहीं लगती हैं, अंत में वो धीरे से वो भी लड़के को देखती है तो पहचान जाती है कि लड़का तो उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ से उसने किया है, और किस तरह से था। वो लड़कियों को देखने हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में जाता है, पकड़ जाता है। तो फिर वो जो लड़का है उसको पकड़ने के बाद वो बड़ी नौकरानी के पैर पकड़ने लगता है और भाग आता है वहाँ से। तो इसलिए वो जब जान जाती है, और वो लड़का भी थोड़ा सा फिजिकली भी क्या था कि उसकी बैकबोन जो थी, रीढ़ की हड्डी है, झुका के चलता था। तो ये बात उसके दोस्त भी उससे कहा करते थे कि बैकबोन नहीं है गोपाल की। तो वो बात भी वो लड़की जानती, जैसे वो देखती है तो उसको ये बात बिजनेस वाली भी बुरी लगती है, और पढ़ने की फिर चश्मा लगा कम पढ़ी है। तो इस तरह का जो व्यवहार था गोपाल प्रसाद जी का, तो वो उसको नहीं आता है। और ये सब बातें जब उसको बड़ी चुभती हैं तो वो जल्दी से लेन देन की जो बात करती है तो उसमें ही उसको अपनी अपनी, और वो जो थे केवल अपनी अपनी दोनों पिता अपने समय की बातें करते रहते हैं। तो ये भी बात उसको नहीं कि समय के साथ परिवर्तन नहीं आ रही है। तो गोपाल प्रसाद जी जो थे
को वो लड़की जब जो उनका जो वो शंकर जो उनका बेटा था, वो सब ये देख करके उस लड़की को कि पढ़ तो लिया, ले वो किस तरह से पढ़ा है, ये सब वो लड़की जानती थी। अंत में वो जो लड़की है उसको उनकी खड़ी हो जाती है और वो तुरंत कहती है कि आप अपने लड़के के विषय में कुछ जानते हैं कि मुझे इस तरह के लड़के से विवाह नहीं करना जो जिसकी बैकबोन ही ना हो, लड़की भी कहती है। क्योंकि जो वो लड़का था वास्तव में कैसा था, उसको फिजिकली यानी उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकी हुई भी थी, और साथ ही वो जो था चरित्र से भी था, जो कि मैंने अभी बताया कि वो लड़कियों के हॉस्टल में जाता था तो वहाँ वो उससे पकड़ जाता है, वहाँ चक्कर लगाया करता था लड़कियों के हॉस्टल के, तो फिर उसको माफ़ी मांगता है, नौकरानी से पैर पड़ जाता है उसके। तो इन सब बातों के कारण वो लड़की जो है मना कर देती है और वो चले जाते हैं तुरंत ही दोनों उठ के कि ये लड़की तो बाद में वो खुद भी बता देती है कि मैंने बीए किया हुआ है और मैं, क्योंकि सब चीज़ में होशियार थी, कढ़ाई बुनाई सिलाई पेंटिंग सभी कुछ उसको आती थी, तो बहुत समझदार थी और निपुण लड़की थी। तो वो फिर नहीं शर्माती और उसको जो है लड़के को मना करती है। इस प्रकार से अंत में वो चले जाते हैं। तो लड़की रोती तो है कि उसको किस तरह का जीवन देने के लिए कहा जा रहा है। तो अंततः इस जो एकांकी का उद्देश्य था कि जो स्त्रियों के प्रति जो परंपरा है, रूढ़िवादिता है, वो उजागर की है, और साथ ही अंत में ये दिखाया है कि स्त्रियां जो उमा के माध्यम से कि स्त्रियां स्वयं में कितनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि जब उनके साथ उनके पिता के साथ लेन देन की वजह से किया गया तो वो तुरंत ही उसने विवाह के लिए मना भी कर दिया और अपनी की सशक्तता का परिचय देते हुए उनको जाने के लिए कह दिया कि मैं इस तरह के बच्चे लड़के से विवाह नहीं कर सकती। तो वो चले जाते हैं और फिर उनको भी राम स्वरूप जी को भी समझ में आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो है उनकी लड़कियों की में जो एक स्त्री सशक्तिकरण को भी बल देती है ये कहानी, कि जब उनके साथ अत्यंत ही क्या कहना चाहिए नैरो माइंडेड संकीर्णता का एक निम्न प्रवृत्ति का जो व्यवहार किया जाता है तो जो कि असहनीय हो जाता है और वे फिर समाज में अपना सिर उठाकर उसको उस परंपरा को समाप्त करने का बीड़ा उठाती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अंत में उमा के माध्यम से लेखक ने जो है उसके लिए बताया कि लड़कियां भी आगे चल के किस तरह से कर सकती हैं उनका सामना और समाज को आगे ले जा सकती हैं। क्योंकि जब उन्होंने उसको एक तरह से सारी केवल एक कुर्सी मेज की तरह बिजनेस की बात कर दी, जो कि उसको बिल्कुल पसंद आनी ही नहीं थी, तो और आनी भी नहीं चाहिए कि उनका पुत्र अपने पुत्र को नहीं देखा कि किस तरह का कायर था और किस तरह का चरित्र था उसका, किस तरह का शारीरिक गठन था, और केवल उन्हें लड़की में सारे गुण चाहिए थे। वो हर तरह से
क्या होनी चाहिए, गुणवान हो कि, लेकिन गुणवान होते हुए भी विरोधाभास ये कि वो पढ़ी लिखी ना हो। तो दो विरोधी बातें थी, और इन दो विरोधी बातों में दोनों ही थे कि पिता भी सुन लेता कि पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाया तो, लेकिन समाज की परंपराओं के कारण उसे अधिक शो नहीं करना चाह रहा था, दिखाना नहीं चाहता कि जिससे उसकी बेटी का विवाह होगा। तो विवाह तो हो ही जाएगा, अगर नहीं भी होता तो वो खुद में इतनी थी, सशक्त थी कि वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकती, और उसके जो गुण हैं उनको देखकर वो नहीं तो कोई और भी मिल सकता था। तो ठीक है, इस प्रकार से जो है अंत में जाकर जो है वो दोनों चले जाते हैं। और चलिए अब आप इसमें से थोड़े से प्रश्न जल्दी जल्दी से सुन लीजिए कि रामस्वरूप को गोपाल प्रसाद बात बात पर, एक हमारा ज़माना था, कहते थे कि अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तो ये क्या तर्क संगत है? तो ये बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ समाज में भी परिवर्तन आ जाता है, उनकी वैचारिकता में, मानसिकता में और प्रगति में परिवर्तन आता है। तो अगर हम पिछले बातों के साथ ही चलते रहेंगे तो जो है समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता है और मनुष्य तो बढ़ ही नहीं सकता है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना फिर विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को दे? ये विरोधाभास कि वो अपनी पुत्री को इतना पढ़ा लिखा कर भी छुपा रहा था कि ये सामाजिक जो परंपरा है और जो एक विवाह करना एक बेटी का आवश्यक है, तो उस व्यवस्था के कारण कि विवाह नहीं होगा तो वो अपनी बेटी का छुपा रहा है। तो इस विरोधाभास, इस व्यवस्था को दिखलाता है कि शिक्षा देते हुए भी ये विरोध है कि वो अशिक्षित बता रहा है अपनी बेटी को। तो तीसरा है बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप माँ के से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करे वह उचित क्यों नहीं है, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी है और सजा संवार कर उसको लाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो ये भी उचित नहीं है। सच्चाई जो जीवन से आरंभ हो रहा है वो झूठ के उस पर आरंभ हो, तो ये भी सही नहीं है कि उसको जो उस तरह का व्यवहार करे कि वो झूठ बोले, शांत रहे और कुछ ना कहे। और वो जो लड़के वाले हैं वो हर तरह से उसको व्यापार की तरह उसका लेन देन कर रहे हैं, उसके हर तरह से एक जिस सामान की तरह से उसके देखेंगे कि क्या है, क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता। जैसे हम कोई बाजार जाएं, कोई कुर्सी मेज खरीदते हो तो चारों तरफ से उसको घुमा के फिरा के उसकी हर क्वालिटी देखते हैं, तो उसी तरह वो एक लड़की को देख रहे हैं। तो एक मानवता सा का ही परिचय नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह से ये भी व्यवहार सही नहीं है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या मानते दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार में लिखिए। देखिए, यहाँ गोपाल प्रसाद जी बिजनेस मान रहे हैं तो बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, अपराध ही है उनका कि एक जीती जाती पुत्री को जो परिवार चलाने वाली है, पढ़ी लिखी है, अच्छे से परिवार को अपना व्यवस्था कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, अपने बच्चों को भी शिक्षित कर पाएगी, तो ये उनका बिल्कुल ही एक अपराध ही है कि जान बेटा तो इतना पढ़ा लिया है और बहू के लिए वो सिर्फ ये चाहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ी हो जिससे केवल काम चल सके, अपने घर के काम अच्छे से कर ले और दिन भर बस कहीं बाहर जाने के लिए ना हो, जबकि खुद वकील हैं तो अच्छी पार्टियों में जाना आना है उनका, लेकिन बहू के लिए उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा, तो ये अपराध ही है उनका। और जो रामस्वरूप जी हैं उनका भी ये इस तरह से डर के समाज से रहना भी है, लेकिन
उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि गोपाल प्रसाद जी का, कि वो अपनी व्यवस्था के कारण उन्होंने छुपाया है। तो लेकिन उनकी भी दुर्बलता को दर्शाता है रामस्वरूप जी की। नेक्स्ट है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी या नहीं। ये उमा ने अंत में आपको बताया था, कहा था कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। शंकर की कौन सी कमियां? एक तो शंकर की शारीरिक दुर्बलता थी, उसको भी दर्शाता है, और मानसिक दुर्बलता साथ ही आपकी चरित्र की दुर्बलता को भी दर्शाता है, कि उसकी शरीर का जो है झुका हुआ है रीढ़ की हड्डी, तो ये भी दर्शा रहा है। दूसरी तरफ उसकी मानसिकता, जो मानसिक दुर्बलता है कि खुद इतना पढ़ा लिखा है और लड़की कम पढ़ी लिखी जा रहा है, तो कैसे सामंजस्य होगा। और तीसरा इसके चरित्र की, जो कि इतना पढ़ लिख रहा है लेकिन स्कूल कॉलेज में जो है लड़कियों के पीछे जाता है, और फिर कायरता भी है कि फिर वो पैर पकड़ता है, अगर कुछ करने की है तो उसको निडरता के साथ, एक साहस के साथ करना चाहिए, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से जो शंकर है वो बहुत ही कैसा बच्चा है, उसके चरित्र में भी दुर्बलता है, मानसिक रूप से भी दुर्बल है और शारीरिक रूप से भी दुर्बल है। इसलिए उमा ने उसे ये कहा कि इसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं। शंकर जैसे लड़के, उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें से किसके, यहाँ पर लड़की जो उमा है उसके जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है समाज में, जिससे कि क्या है, वो अपने साहस के साथ, निडरता के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगी। और ऐसे ही लोग जो स्वाभिमानी, मानवतापूर्ण होते हैं, वही परिवार को और समाज को आगे ले जा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का शीर्षक का सार्थकता बताई दी, जो है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों, वो क्या है, एक हमारे शरीर को आधार देती है, उसके ही कारण हमारा नर्वस सिस्टम भी बच्चों रीढ़ की हड्डी से ही चलता है। तो जो कुछ भी क्रियाकलाप है वो हम सारा कुछ उसी के द्वारा संपादित किया जाता है। तो एक शरीर के, एक विशेष शरीर में रीढ़ की हड्डी की एक अपनी विशेष भूमिका और महत्व है। इसी प्रकार से जो है रीढ़ की हड्डी दो तरह से दिखाती है, कि जो उमा है वो भी कौन है, समाज में की जो युवती है वो हर तरह से समर्थ है, और आगे भी चलकर जो वो युवती है, लड़की है, वो अपने परिवार के लिए एक आधार है, कि उनके जो सारे काम काज भी संभालेगी, और बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएगी लिखाएगी, हर अच्छे तरह से रख पाएगी। और उधर रीढ़ की हड्डी जो फिजिकल रूप से जो लड़का है उसके कमियों के लिए, कि वो उनसे उसमें सारी रीढ़ की हड्डी की तरह, जैसे अगर कमज़ोर है तो सारा शरीर हमारा कैसा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसी तरह से वो लड़का है शंकर। तो इस तरह से ये जो रीढ़ की हड्डी दिया गया है शीर्षक, वो उचित है। कथा वस्तु के आधार इसमें है पूछा है कौन है मुख्य पात्र, इसमें मुख्य पात्र तो कौन है, हमारी उमा ही है, यानी ये जो एकांकी है इस जो है स्त्री प्रधान है। तो और किस प्रकार से वो आप पाठ में पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे कि उसने किस तरह से हर तरह से समर्थ है, शक्तिशाली है, साहसी है, स्वाभिमानी है, जो अपने पिता की बेइज्जती होने पर तुरंत ही फिर मना भी कर देती है, आगे है। और पिता की आज्ञाकारी भी है, कि पिता के कहने के कारण वो चली जाती है, कहना मान लेती है, तैयार हो जाती है कि हाँ भाई कर लेगी, नहीं बताएगी। लेकिन जब अंत में वो अपने पिता के अपमान जब देखती है तो वो तुरंत ही
वो मना कर देती है और स्पष्ट रूप से जो सच्चाई है उसको उजागर करती है। तो इस प्रकार से वो एक साहसी भी है, सच्ची भी है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि उमा ही इस एकांकी की कथा वस्तु के मुख्य पात्र है, क्योंकि वो हर प्रकार से निपुण है, पढ़ी लिखी भी है और अपने परिवार, अपने पिता के स्वाभिमान के लिए साहस के साथ सामना कर सकती है समाज का। आगे है एकांकी के आधार पर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की 4 विशेषताएं बताइए। तो वो दिखा दिए कि किस तरह से हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, वकील हैं, लेकिन फिर भी किस तरह का व्यवहार करते हैं। शादी को मानवता विवादनी नहीं है कि शादी के लिए उनके पास बिजनेस समझ रहे हैं। तो और वो तो वैसे सब तरह से हैं, प्रेम करते हैं अपनी बेटी को, उच्च शिक्षा पर भी विश्वास करते हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो समाज की परंपराओं की व्यवस्था स्वरूप दुर्बलता है इतनी, तो वो झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का चरित्र बता देंगे। इससे सांकी का उद्देश्य आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लेखक समाज में स्त्रियों के यानी जो चरित्र है उसको उसने उजागर किया है कि वो कितनी साहसी होती हैं और समाज में को आगे ले जा सकती हैं। लास्ट है समाज में महिलाओं का उचित गरिमा दिलाने हेतु तो आप तो जैसे यहाँ गोपाल प्रसाद जी ने और गोपाल प्रसाद जी ने स्त्रियों की जो महिलाओं की गरिमा को दबाने का या छुपाने का काम किया है, उनको आगे नहीं बढ़ने देने के कारण जो दर्शाया गया है कि वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जिससे कि वो कम पढ़ी लिखी रहें लेकिन कार्य सारे अच्छे करें। तो जो है हमको आप भी क्या करेंगे, जो स्त्रियों के प्रति अन्याय होता है उनका सामना करेंगे और लोगों में इस प्रकार की मानसिकता है उसके लिए प्रयास करेंगे कि ना खुद करें और ना दूसरों को करने दें। उनके प्रति अन्याय, स्त्रियों के प्रति जो भी होता है तो वो आप समाज में कर सकते हैं। ठीक है, तो और आप इसी तरह से अपने विचार लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर आपकी समझ में समरी से ही आ गया होगा और अगर नहीं आता है तो आप उसको पूछिएगा जो नहीं समझ में आए।